तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ सामने आई है और न्यूज़ सामने आई है बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों एक स्ट्रेटजी को रिलीज़ किया है ताकि देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा मिल सके। सबसे पहले आप न्यूज़ पढ़िए। आरबीआई रिलीजेस नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एनएसएफआई। क्या किया है? एनएसएफआई 2025-30 आउटलाइन पंच ज्योति फ्रेमवर्क विद 47 एक्शन पॉइंट। बेसिकली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों एक नेशनल स्ट्रेटजी और फाइनेंशियल इंक्लूजन एनएसएफआई को रिलीज किया गया है। किसके लिए? 2025 से 2030 के लिए। और जिसमें दोस्तों एक कंसेप्ट दिया गया है इंपोर्टेंट पंच ज्योति फ्रेमवर्क का। इसके बारे में दोस्तों हम आगे बात करेंगे, लेकिन आप सबसे पहले यह टर्म इंपोर्टेंट याद कीजिए। नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2025 से 30। तो इसका मतलब पहले भी था, उसके बारे में भी हम आगे दोस्तों पढ़ेंगे। सेकंड न्यूज पढ़िए आप। पंच ज्योति आरबीआई 5 ईयर स्ट्रेटेजी टू बूस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली एक पंच ज्योति करके एक स्ट्रेटेजी आरबीआई लेके आए हैं। ये आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं दोस्तों। कल 1 नवंबर को इन्होंने इसको रिलीज किया। तो अब सबसे पहले जो हमारे टॉपिक है बेसिकली यही है। नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एनएसएफआई 2025-30। तो दोस्त ये इसको रिलीज किसने किया? तो मैंने बता दिया कल 1 दिसंबर 2025 को आरबीआई के जो गवर्नर साहब है संजय मल्होत्रा जी ने दोस्तों इसको रिलीज किया। बेसिकली आरबीआई इसको टाइम टू टाइम रिलीज करती है, लगभग हर 5 साल के बीच में ये आती है। लेटेस्ट जो आई है दोस्तों 2025 से 30 के लिए आई है। मतलब ये 2025 से 30 के बीच लागू रहेगी। इसका ऑब्जेक्टिव आप इससे नाम से समझ सकते हो। मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए, बेसिकली इसके बारे में ये बताता। तो दोस्तों इसको रिलीज किया किसने? आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने। बेसिकली इसको अप्रूव बाय किया। अप्रूव किसने किया दोस्तों? तो आप सबने एक संस्था का नाम सुना होगा, एफएसडीसी। कई बार एग्जाम में आया हुआ, यूपीएससी में भी पूछा हुआ। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। बेसिकली एफएसडीसी एक क्या है? मल्टी लेवल की एक मेंबरशिप काउंसिल है दोस्तों, जिसके अध्यक्ष है ना भारत देश के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो कि कौन है? निर्मला सीतारमण जी। और जितने भी जो रेगुलेटर होते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के, चाहे वो आरबीआई गवर्नर साहब हो, सेबी चेयरमैन हो, इल्डा के हो, पीएफआरडी हो, सबके चेयरमैन इसके मेंबर होते हैं। दोस्तों इस एफएसडीसी की एक सब कमेटी होती है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं आरबीआई गवर्नर साहब। तो बेसिकली ये एफएसडीसी की जो सब कमेटी है, इसने इसको अप्रूव किया कर दिया, ताकि इसको फिर आरबीआई ने रिलीज कर दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? अब ये दोस्तों रिप्लेस करेंगे किसको? एनएफएसआई 2019 2024। तो इसके पहले दोस्तों जो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी थी, वो बेसिकली 2019 से 2024 के लिए आरबीआई के द्वारा लेके आई थी। लेकिन 2024 दोस्तों खत्म हो चुका, बल्कि अब तो 25 भी खत्म हो चुका। तो इसको 25 नाम देना उचित नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक है। दिसंबर में आई तो इसको नाम नाम दे दिया 25 का। तो 2025 से 30 के लिए दोस्तों ये नई स्ट्रेटजी आई है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या? ऑब्जेक्टिव सीधा सा नाम से स्पष्ट है कि देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए क्या-क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए, वो सब के बारे में दोस्तों इसमें लिखा रहता है। देखो आप पढ़ सकते हो, टू एक्सपेंड एंड सस्टेन फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोसेस अक्रॉस इंडिया। जो भारत में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया चलती है, उसको सस्टेन करना है, निरंतर बनाए रखना है, साथ में उसको और ज़्यादा बढ़ावा देना है। तो दोस्तों अब तक मैं सारा गेम मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक चीज़ आपको नहीं पता है, वो है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेशन किसे कहते हैं दोस्तों? तो वित्तीय समावेशन कुछ कुछ नहीं है दोस्तों, जो समाज के सबसे गरीब तबके के लोग हैं। आप जानते हो जो रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको बैंक में एक ईज़िली अकाउंट खुल जाता है, बैंक से ईज़िली लोन मिल जाता है, उनको पेंशन प्रोडक्ट ईज़िली मिल जाता है, उनको बीमा वगैरह की सब सुविधा मिल जाती है। लेकिन जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनको क्या ये जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे पेंशन हो, ऐसी सुविधा उनको बहुत कम मिलती है। उनके आस-पास बैंक ही नहीं है कहीं पर। कई ऐसी जगह है जहाँ पर 25-30 किलोमीटर दूर तक बैंक ब्रांच नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को कहाँ से बैंकिंग का लाभ मिलेगा? तो दोस्तों ये वित्तीय समावेशन का मतलब यही है कि समाज के गरीब पिछड़े लोग हैं, जिनको वित्तीय सेवाएँ नहीं मिल रही है, उनको वित्तीय सेवाएँ पहुँचाना। कैसे पहुँचाना उसके बारे में तो हम स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे दोस्तों आगे। लेकिन बेसिक ऑब्जेक्टिव वही है, बेसिक मीनिंग यही है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, कि समाज के गरीब तबके के लोगों तक क्या करना है, हमको वित्तीय समावेशन का लाभ पहुँचाना है। इसका कई सारी रणनीति पूर्व में भी बनाई गई थी। आपने एक योजना का नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना। उसमें ज़ीरो बैलेंस पे अकाउंट खोले गए थे। कई सारी और स्कीम चलाती है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चलाती है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये जितने भी फाइनेंशियल स्कीम चला जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, इन सबका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, गरीब आदमी को क्या करना? वित्तीय सेवाओं का लाभ देना। अब दोस्तों इस स्थिति में क्या-क्या फीचर किया गया? तो अंडर द जो एनएसएफआई 2025-30 है, देयर विल बी ए पुश टू एंश्योर equitable, responsible, suitable and affordable access to broad suite of financial services, including savings, payments, remittance, credit investment, insurance, pension across all socio-economic and geographical segment। बहुत लंबी चौड़ी लाइन होगी, इसका सीधा सा मैं एक लाइन में समझाऊं दोस्तों। जितने भी सोशो इकोनॉमिक सेगमेंट है, मतलब समाज के गरीब तबके हो, अमीर तबके हो, साथ में जोग्राफिकल सेगमेंट, चाहे वो मणिपुर में हो,
चाहे वो नागालैंड में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे वो पहाड़ी एरिया उत्तराखंड में हो। तो जब भी दुर्गम क्षेत्र में रह रहे हो या गरीब लोग हो, इन सबको क्या करना, विभिन्न प्रकार की जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, वो चाहे सेविंग अकाउंट्स की हो, पेमेंट ट्रांसफर की हो, रेमिटेंस की हो, क्रेडिट की हो, लोन की हो, इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी हो, इंश्योरेंस, बीमा की सुविधा हो, पेंशन की सुविधा हो, इस सबको क्या करना, इनको उपलब्ध कराना। कुल मिला के यही फाइनेंशियल इंक्लूजन का दोस्तों ये है, और यही स्ट्रेटेजी में ये इसका प्लान बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों एक कंसेप्ट होता है इंपोर्टेंट, पंच ज्योति। आप नाम से कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में न्यूज में रहा, पंच ज्योति शब्द का मतलब किससे। तो पंच ज्योति कोई ज्योति नहीं है, ना कोई लाइट का संबंध है इससे। पंच ज्योति का संबंध है दोस्तों फाइनेंशियल इंक्लूजन से, जो आरबीआई की एनएसएफआई की जो स्ट्रेटेजी है उससे इसका पंच ज्योति का संबंध है। बेसिकली 5 ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। ये क्या है, बेसिकली पंच ज्योति है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के 5 ऑब्जेक्टिव इस स्ट्रेटेजी में बताया गया। सबसे पहला दोस्तों है इंप्रूविंग द अवेलेबिलिटी एंड यूजेज ऑफ इक्विटेबल एंड अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर हाउस होल्ड्स एंड माइक्रो एंटरप्राइज। कुछ नहीं दोस्तों, इस ये जो पहला बिंदु कह रहा है पंच ज्योति का, कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, वित्तीय सेवाएं, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे पेंशन हो, उसको क्या करना, अवेलेबल करना और इक्विटेबली उनको पहुंचाना। कहाँ, किस किस को, हाउस होल्ड को एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज को। जो समाज के गरीब लोग हैं, हाउस होल्ड, जो माइक्रो एंटरप्राइज, छोटे उद्योग, बड़े उद्योगों को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन माइक्रो एंटरप्राइज को दोस्तों ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे हाउस होल्ड एंड माइक्रो जो एंटरप्राइजेज है, इनको ये फाइनेंशियल सर्विसेज क्या करना, उपलब्ध कराना। ये बेसिक उसका 5 जो 5 स्ट्रेटजी है पंच ज्योति का, ये पहला ज्योति है दोस्तों। दूसरा दोस्तों ज्योति है जो है जेंडर सेंसिटिव, मतलब जो हम वित्तीय समावेश में केवल यही नहीं हो कि पुरुषों का ही वित्तीय समावेशन हो, हमको महिलाओं को भी क्या करना है, एम्पावरमेंट करना है बेसिकली। ये इसका ऑब्जेक्टिव सेकंड। तो आप पढ़े, अडॉप्टिंग ए जेंडर सेंसिटिव अप्रोच टू प्रमोट वुमेन लेड फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो वित्तीय समावेशन होना है दोस्तों, उसको वुमेन लेड होना है, मतलब महिलाओं को भी उसमें शामिल करना है। महिला वित्तीय समावेशन की दौड़ से बाहर नहीं रह जाए, ये इसको हमको ध्यान रखना। एंड स्ट्रेंथनिंग द रेजिलियंस ऑफ अंडर सर्व्ड एंड वल्नरेबल हाउसहोल्ड। ऐसे हाउसहोल्ड जो दोस्तों अनसर्व्ड है, जिनके पास अभी तक सुविधा नहीं मिली है, ताकि जो वल्नरेबल है, जोखिम पे है, ऐसों को ये लाभ दिलाना। तो ये सेकंड ज्योति है दोस्तों, पंच ज्योति का सेकंड ज्योति है। थर्ड ज्योति दोस्तों आप पढ़े, क्रिएटिंग सिनर्जीज बिटवीन लाइवलीहुड एंड स्किल डेवलपमेंट। बेसिकली ये थर्ड ज्योति कह रहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ साथ दोस्तों जो आजीविका के कमाने के लिए रोजगार चाहता है, साथ में स्किल डेवलपमेंट, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बैठी जाए। मतलब स्किल डेवलपमेंट ऐसा हो जिससे लोगों को आजीविका मिले, ताकि और ज्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके। फोर्थ ज्योति है दोस्तों लेवरेजिंग फाइनेंशियल एजुकेशन टू प्रमोट फाइनेंशियल डिसिप्लिन। बेसिकली ये कह रहा है कि जो फाइनेंशियल वित्तीय समावेशों को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों देश में वित्तीय शिक्षा की आवश्यकता है। मतलब कुल मिला के आम आदमी को क्या करना है, फाइनेंशियल एजुकेशन अवेलेबल कराना है। ये फोर्थ ज्योति है दोस्तों। फिफ्थ ज्योति है दोस्तों इनहेंसिंग द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ कस्टमर प्रोटेक्शन एंड ग्रीवेंस एडिशनल मैकेनिज्म। बेसिकली दोस्तों फिफ्थ ज्योति कहते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ धोखा हो जाए, कुछ फ्रॉड हो जाए, या हमारा कोई काम कहीं पर नहीं हो रहा है, या हमारे को कोई सुविधाओं से हम इससे लाभ नहीं ले पा रहे, तो हमारा कोई अगर व्यथा है तो उस व्यथा की सुनाई पर्याप्त टाइम पर होनी चाहिए। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, मतलब हमको जैसे बैंक से हमको कोई नाराजगी है, तो हम उसकी कंप्लेंट कहाँ करें, कहाँ हमारी सुनवाई हो। ऐसे सिस्टम को दोस्तों क्या करना चाहिए, उसकी क्वालिटी और रिलायबिलिटी को मजबूत करना चाहिए। ये दोस्तों पंचम ज्योति का, पंच ज्योति का पांचवा ज्योति है दोस्तों। इसके साथ साथ में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु मेरे को लगा एनएफएसआई का, इसका ये प्रपोज किया है कि जो एवरी रेवेन्यू सेंटर, रेवेन्यू सेंटर का मतलब होता है, देखो आप सबने नाम सुना हो गाँव से अगर बिलोंग करते हो, तो राजस्व गांव का कंसेप्ट होता है रेवेन्यू विलेज का। तो रेवेन्यू हमारा डिपार्टमेंट है, जिसमें एक पटवारी इंचार्ज होता है रेवेन्यू विलेज का। तो एक रेवेन्यू सेंटर होता है उसको दोस्तों, उसमें कम से कम एक बैंकिंग यूनिट होनी चाहिए। ऐसा ये एनपीएसआई प्रपोज करता है, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र या गरीब व्यक्ति को अपने घर के पास में क्या हो, इस बैंकिंग की सुविधाएं मिल सके। तो दोस्तों एनपीएसआई प्रपोज इंश्योरिंग दैट एवरी रेवेन्यू सेंटर, हर रेवेन्यू विलेज हैज एटलीस्ट वन बैंकिंग आउटलेट। कम से कम एक बैंकिंग आउटलेट होना चाहिए, चाहे वो बैंक की ब्रांच हो, ब्रांच नहीं संभव है तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट हो, डीबीयू। डीबीयू आप सब जानते होंगे, बेसिकली क्या होता है, डीबीयू में कोई कर्मचारी वगैरह नहीं होते, खुद ही अपना काम खुद कर सकता है। अथवा या तो ब्रांच हो, या डीबीयू हो, या फिर एक फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस करेस्पोंडेंट हो। आपने इसका नाम सुना होगा बीसी का, बिजनेस करेस्पोंडेंट। बीसी बेसिकली कुछ नहीं होता, कोई किराने की दुकान वाला हो सकता है, कोई अन्य हो सकता है। ऐसे लोगों को क्या करता है, बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक अपने साथ जोड़ लेता है। तो आप वहां पर बैंक दूर है तो बैंक ब्रांच पर नहीं जाके वो बीसी के पास जाके अपना छोटा मोटा काम कर सकते हो। तो दोस्तों ये इसका एक इंश्योर किया गया है कि भाई हर रेवेन्यू विलेज में इन तीनों में से कम एक चीज तो होनी चाहिए, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र में दूर जाके क्षेत्र में रहता है व्यक्ति, उसको भी इजीली बैंकिंग का या फाइनेंशियल अवेयरनेस का, फाइनेंशियल फैसिलिटी का लाभ मिल सके। दोस्तों ये था पूरा स्ट्रेटेजी एनएसएफआई 2025 से 2030। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।